देखिए देखिए आज अपने एक ऐसे पॉइंट पे डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि भी जिसमें अपनों ने पाइथन में सीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस को सीखा और उसी के साथ साथ अपनों ने जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस को भी सीखा। आज आज अपने डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि चाहे आपका सीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन हो चाहे जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन हो, उससे जो डेटा जो है वो फैच होके डेटाबेस में चला जाए। ठीक है, तो आज जो डिस्कशन अपने को करना है सबसे पहले डेटाबेस पे करना है। डेटाबेस क्या होता है, टर्मिनोलॉजी क्या है, डेटाबेस में कौन कौन से टूल्स फॉलो किए जाते हैं और उसे मैनेज कैसे किया है। पहले तो डेटाबेस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। अब डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद अपने पास में उस डेटाबेस जो अपने सीख रहे हैं, माई सीक्वल, ओरेकल या फिर सिक्वल सर्वर, उनमें से किसी भी डेटाबेस के साथ में आप पाइथन एप्लीकेशंस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब पाइथन एप्लीकेशंस की कनेक्टिविटी को करने से ये होगा कि अब आपका जो डेटा है वो फैच होगा डेटाबेस के साथ में, यानी कि फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर दिया। मैं ऐसा कि भी पाइथन का आपके पास में जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाया जिसमें सिर्फ फॉर्म डिजाइन किया। अब उस फॉर्म से डेटा डेटाबेस में भी जा रहा है और फॉर्म यानी कि डेटाबेस से डेटा एक्सेस हो ओके फॉर्म पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो है बेसिक मैकेनिज्म कि भी आपको डेटाबेस है क्या, कैसे काम कर रहा है, क्या कुछ इसके प्रॉपर्टीज है वो समझिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका आता है डेटाबेस, डीबीएमएस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीबीएमएस? क्या है मीनिंग इसका? नहीं, ये क्या काम कर रहा है आपका? मैनेजमेंट सिस्टम तो ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का रोल क्या है? देखो, सीधी सी बात है, डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में मेंटेन करने के पार्ट को अपने डेटाबेस कहते हैं, वेल मेंटेन फॉर्म में। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म क्या है डेटा की? देखो, जो डेटाबेस है इसमें रोज और कॉलम्स की फॉर्म में आपका डेटा रहता है। अब रोज और कॉलम्स क्या है यहाँ पर? अब किसी भी डेटाबेस में चाहे टेबुलर फॉर्म में कोई भी डेटा है तो वो आपका डेटाबेस कहला सकता है। रोज और कॉलम्स में तो एक्सेल शीट में भी डेटा रहता है, पर जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, डेटाबेस क्यों नीड रही इसकी। सपोज दैट अपने पास में एक पीसी है, ओके, एक यूजर, ये दूसरा यूजर, ओके। अब सपोज दैट ये आपका सर्वर है, ओके। अब इस सर्वर से आपको यहाँ आपके पास में a.txt एक फाइल है, क्या है? a.txt। इस फाइल में आपके पास में 100 लाइंस का डेटा है, 100 लाइंस का डेटा इसमें स्टोर है। अब यहाँ पर आपके पास में एक यूजर ए है और एक यूजर बी है। दोनों ही यूजर ने a.txt को नेटवर्क से एक्सेस करने के लिए बोला, क्योंकि डेटाबेस कभी नहीं आता। ठीक है, डेटाबेस तब आया जब अपने को नेटवर्क में डेटा को कंसिस्टेंट फॉर्म में रखना हो। अब कंसिस्टेंट फॉर्म क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। जो यहां पर पीसी ए है और पीसी बी है, दोनों ने एक साथ a.txt फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की या रिक्वेस्ट किया, ओके। रिक्वेस्ट गया सर्वर तक,
सर्वर ने दोनों को एक साथ एक एक कॉपी डिलीवर कर दी। क्या चीज कर दी? एक एक कॉपी दे दी। अब इसमें से जो यूजर ए है उसने 5 लाइंस डिलीट कर दी, माइनस कर दिया। ठीक है, दोनों को कितनी कितनी लाइनें एक्सेस हुई? पूरी 100 लाइनें हुई। और इस यूजर ने, PC1 वाले ने, ए वाले ने, इसने 5 लाइनें डिलीट कर दी और सेव कर दिया। तो अब पीछे इस फाइल में कितनी लाइंस रह गई? पीछे मेन फाइल में 95 लाइंस रह गई। पर अभी भी यूजर बी को पता नहीं है कि भी पीछे 95 लाइंस गई हो। वो तो यही मान रहा है अभी भी 100 की 100 ही लाइन है। ठीक है, अब रियलिटी में हुआ ये कि भी ए यूजर ने कोई भी चेंजेस किया, these changes will not reflect to user B। वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए तो इसका मीनिंग ये है कि भी एक मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई। कब? नेटवर्क के केस में। स्टैंड अलोन मशीन पर कोई फाइल है, सपोज दैट ये कोई यहाँ कोई फाइल रखा हुआ है, ओके, और इस पीसी में a.txt है। अब उसे एक्सेस करना है, उस फाइल को यदि तुम्हें एक्सेस करना है तो तुम्हें उसी पर ही करना पड़ेगा ना काम। तो काम तो तुम्हें उसी पर ही करना पड़ेगा। ये एक मेजर फैक्टर था ये। ठीक है, ये एक मेजर फैक्टर यहां पर था। अब इस मेजर फैक्टर को अब यहां पर किसी और ने तो एक्सेस करना नहीं, तो एक पीसी पे तो एक ही यूजर काम अब करेगा, तो मिस इंफॉर्मेशन कभी आएगी नहीं। क्योंकि एक आदमी ने 5 लाइन डिलीट की तो जब नेक्स्ट यूजर जब देखेगा तो उसे 95 लाइन ही दिखेगी। बट नेटवर्क के केस में जब भी साइमल्टेनियसली आप एक ही फाइल को एक्सेस करते हो और एक यूजर उसमें कोई चेंज कर रहा है तो वो चेंजेस दूसरे यूजर को रिफ्लेक्ट नहीं होते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था फाइल्स का। डेटाबेस कभी नहीं आता यदि फाइल्स प्रॉपर तरीके से काम करती तो फाइल्स ने प्रॉपर तरीके से काम किया नहीं, तो यहां पर फिर डेटाबेस जैसे कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करना पड़ा, बनाना पड़ा। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? देखो, पहली तो चीज इस कॉन्सेप्ट में अपने पास में डेटा जो है वो रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रहता है। ओके, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, अब फाइल टीएक्सटी फाइल नहीं है यहां पर कोई भी। ठीक है, अब मैं ऐसा मानता हूं कोई आपके बैंक की फाइल है। ठीक है, पहला अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस, बैलेंस। ओके, और कितने रिकॉर्ड्स हैं? 1 2 3 4 सो ऑन चलते जा रहे हैं। मैं मान के चलता हूं 100 रिकॉर्ड है। ठीक है, अब सेकेंड एंड पर डेटाबेस में एक सबसे बड़ी चीज ये है कि भाई जितने नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, मैंने क्या चीज बोला? जितने नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें से हर एक रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड क्या होगा? रिकॉर्ड आपका ये है, आपका रिकॉर्ड ये है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट रिकॉर्ड। क्या है? ये आपका एक रिकॉर्ड है। ओके, अब ऐसे जो रिकॉर्ड है अपने पास में, ऐसा जो पोर्शन है अपने पास, अब इस पोर्शन को यदि अपने देखें तो अपने पास में ये पूरी रो एक रिकॉर्ड है, फिर दूसरे रिकॉर्ड के लिए दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ऐसे
टोटल नंबर्स ऑफ रोज चलेगी। अब डेटाबेस कहता है कि भी एक, यदि आपको कोई डेटाबेस का रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो एक रिकॉर्ड एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है। कहने का मीनिंग, आपने रिक्वेस्ट किया कि भी मुझे अकाउंट नंबर 1 एक्सेस करना है, उसी टाइम पे यूजर बी भी कहने लगा कि भी मुझे 1 नंबर अकाउंट एक्सेस करना है। दोनों की रिक्वेस्ट एक साथ सर्वर तक गई, तो सर्वर ने एक को तो अलाउ कर दिया और दूसरे को क्यू में रखा। तो क्या हुआ, एक टाइम पे एक ही यूजर ने रिकॉर्ड एक्सेस किया। अब वो कोई भी चेंजेस करे तो होता ये है, डेटाबेस में एक लॉक होता है, लॉजिकल टर्म है लॉक। वो जिस भी जो भी यूजर उसे एक्सेस करता है तो वो उस डेटाबेस पे या उस टेबल पे एक लॉक लगा देता है। ठीक है। अब लॉक लगाने के बाद में दूसरा यूजर तब तक एक्सेस नहीं कर पाएगा, पहला लॉक रिलीज ना कर दे। तो क्या हुआ, पहले वाले ने जो भी अपडेट करना था वो किया, जैसे ही लॉक रिलीज हुआ दूसरे वाले को वो अकाउंट एक्सेस हुआ। जब दूसरे वाले को एक्सेस हुआ तो दूसरे वाले के लिए फिर से लॉक लगा, बट उस केस में मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट नहीं हुई। तो यानी कि एक अकाउंट को एक यूजर एक्सेस कर सकता है, पर मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करें तो उसके लिए उसे वेट करना पड़ेगा किसी एक। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस अपने पास में रहा। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है यहां पर कि जो अपने पास में डेटाबेस है, डेटाबेस हमेशा सेंट्रलाइज्ड होता है, मल्टीपल कॉपीज नहीं होती। या कहने का मीनिंग, डेटाबेस मल्टीपल सर्वर पे पॉसिबल है, पर एक दो पोजीशन पर रहता है, दो तीन पोजीशन पे चला जाएगा, बट वो सर्वर सो होंगे सबके सब। क्लाइंट के पास में डेटाबेस नहीं जाता। ठीक है, सिर्फ उसका रिकॉर्ड जाता है। ठीक है। अब अपने पास में ये जो टेबुलर फॉर्म में जो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, इसी रिकॉर्ड को डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस में क्या होता है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में किए जाने वाले टास्क को अपने डेटाबेस कहते हैं। अब इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, देखो, डायरेक्ट सा फंडा ये है कि भी जब आपके पास में रोज और कॉलम्स की फॉर्म में यदि कोई डेटा है तो उसकी कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजी भी होगी, कुछ ना कुछ लॉजिक होंगे जो काम में लेते हैं। अभी तक तो अपने को यह समझ में आया कि भी डेटाबेस को लेने का रीजन क्या है। ठीक है, फाइल्स पे भी तो काम काम कर सकते थे आप, पर फाइल्स पे जो चीज थी वो मिस इंफॉर्मेशन क्रिएट होती थी। कहने का मीनिंग अनकंसिस्टेंसी रहती थी। ठीक, अब उसके लिए इन्होंने डेटाबेस डिजाइन किया, और डेटाबेस को डिजाइन करने पर कम से कम एटलीस्ट ये तो हुआ कि भी एंड यूजर के पास में सही डेटा जा रहा है। ओके। अब सेकंड थिंग समझते हैं कि भी जो डेटाबेस है, मैंने कहा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा को रखेगा, और कौन सी फॉर्म में डेटा रहेगा, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में डेटा रहेगा, या फिर रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डेटा रहेगा। ठीक है, अब इस फॉर्म में डेटा रहेगा। अब इनमें अपने को इस डेटाबेस में, और अच्छा दूसरी चीज, डेटाबेस क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड। डेटाबेस हमेशा सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, तो डेटाबेस जो होगा वो आपके पास में
कंप्लीटली सेंट्रलाइज रहता है। अब सेकेंड थिंग समझते हैं, डेटाबेस की टर्मिनोलॉजी क्या है। डेटाबेस पहले एक कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में आया, बाद में उसके लिए टूल्स डिजाइन किए गए। अब डेटाबेस को इंप्लीमेंट करना है तो उसके, यदि अपने कुछ टूल्स की बात करें, टूल्स, टूल्स पे क्या है, माई सिक्वल, सिक्वल सर्वर, ओरेकल। अब बहुत सारे टूल्स हैं जो डेटाबेस को इंप्लीमेंट करते हैं। अब डेटाबेस की कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने को पता हो, बेसिक सी चीजें हैं कि भी उनके बगैर आपको ये एक चीजों पे प्रोसेस करना थोड़ा सा इट में भी मुश्किल हो सकता है, तो इनकी नॉलेज पहले चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले टर्मिनोलॉजी, सबसे पहला है डेटाबेस। Database is collection of tables. First of all, collection of tables. अच्छा, दूसरी चीज, ये जो डेटाबेस है ये बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। रिलेशनल से मीनिंग ये है कि भी मल्टीपल टेबल्स आपस में इंटरलिंक्ड रहती है। ठीक है, ये जो डेटाबेस है ये रिलेशनल डेटाबेस भी कहलाता है। यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स आपस में इंटरलिंक्ड रहती है। वो कैसे रहती है उसका एक एग्जांपल लेंगे प्रॉपर तरीके से। अभी अपने इसकी की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। टेबल्स के कलेक्शन को डेटाबेस कहते हैं। सेकेंड थिंग, टेबल क्या है। देखिए एक सीधा सा फंडा है, किसी भी टेबल को यदि समझना है तो टेबल स्पेसिफिकली अपने पास में स्कीमा प्लस स्कीमा प्लस टपल्स के कॉम्बिनेशन को टेबल कहते हैं। अब स्कीमा क्या होता है, देखो देखो किसी भी टेबल के लिए सबसे पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नोटिस किया होगा ये जो पहला जो रो है, पहला रो किसी भी टेबल का फर्स्ट रो स्कीमा कहलाता है। ठीक है, जो उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। अकाउंट नंबर ह्यूमन का होगा, नेम किसी ह्यूमन का है, एड्रेस उसी का ही है, बैलेंस, मेल आईडी, नॉमिनी, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर फर्स्ट जो है, फर्स्ट एट्रीब्यूट जो है वो आपका स्कीमा कहलाता है। ओके, अब रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अब रेस्ट ऑफ से मीनिंग ये आपके रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, अब अपने पास में जो अपने पास में रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, इन रेस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स या रेस्ट ऑफ जो रोज हैं, रेस्ट ऑफ रोज, ठीक है, नॉट ए एट्रीब्यूट, दिस इज कॉल्ड टपल, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड्स। ओके, टपल्स
टपल और रिकॉर्ड्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टपल्स और रिकॉर्ड्स, ये अपने पास में आ जाए, ठीक है। अब अपने को यहाँ पर एक और चीज देखनी चाहिए, एक और प्रोसेस को अपने देखें। तो यहाँ पर सेकंड प्रोसेस अपने पास में स्कीमा भी पता चला, टपल्स भी पता चले। देन अब थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है आपकी, स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। आपके जो एट्रीब्यूट्स लिए गए हैं, अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस, बैलेंस, ईमेल, बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में सभी के सभी क्या हुए, एट्रीब्यूट्स। तो अब एट्रीब्यूट्स के कलेक्शन को स्कीमा कहते हैं, ओके। अब स्कीमा के बाद में अपने पास में टपल्स। टपल्स क्या होगी, कलेक्शन ऑफ रोज, बट लीव द फर्स्ट रो, पहली रो को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ रोज जो बच वो आपके रिकॉर्ड्स। और डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड होते हैं एटलीस्ट उतने यूजर तो एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, पर एक रिकॉर्ड को एक ही यूजर एक्सेस करता है, ठीक है। हालांकि खैर इनके भी लॉजिक है, आगे लॉग्स बने हुए हैं, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। रीड लॉक लगाओगे तो मल्टीपल यूजर एक्सेस कर पाएंगे, राइट लॉक लगाओगे तो सिंगल यूजर एक्सेस करेगा, बाकी क्यू क्यू में जाएंगे यदि वो किसी स्पेसिफिक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तब, ठीक है। तो ऐसा सा समथिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं, यदि टपल्स के बाद में यदि अपने देखें और कॉन्सेप्ट को, टपल्स भी आ गए, ये सारी चीजें आ गई। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें, प्राइमरी की। प्राइमरी की किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम। यूनिकली आइडेंटिफिकेशन से मीनिंग ये है यहां पर कि भाई कोई अपनों ने जो अकाउंट नंबर है ये एज एन प्राइमरी की के जैसे काम कर सकते, या कस्टमर आईडी, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी। यदि सपोज दैट एबीसी यूजर कोई बना हुआ है, अब सेकंड एबीसी आया, तो वो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए एक का तो अकाउंट नंबर 1 हो गया और दूसरे का 2 हो गया, ठीक है। तो अकाउंट नंबर अलग अलग हो सकते हैं, नेम अलग, नेम सेम हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, पर अकाउंट नंबर के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसे, यूजर को, ठीक है। तो प्राइमरी की जो होता है वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। रोहन रोहन नाम से दो कैंडिडेट है, तो अब कैसे रखोगे यार, रोहन फर्स्ट रोहन सेकंड, उनको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। यदि मान लीजिए रोहन को बुलाओगे तो फिर तो दोनों रोहन आकर के खड़े हो जाएंगे सामने आपके, तो किसी एक को ही तो बुलाना है, किसी एक से ही काम है, तो वो या तो फर्स्ट होगा या वो सेकंड होगा, ठीक है। तो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए प्राइमरी की जैसे कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं, ठीक है। यहां तक का पॉइंट समझ में आया या नहीं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का। फॉरेन की का मीनिंग क्या है देखिएगा, फॉरेन की का मीनिंग ये है कि
फॉरेन की, एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरी टेबल में एक्सेस करते हैं तो वो फॉरेन की बन जाती है। एक टेबल की प्राइमरी की को जब दूसरी टेबल में एक्सेस करते हैं तो वो फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, क्या एक्सेस कैसे होगा? जैसे आप कह रहे हैं अकाउंट नंबर है। चलिए देखते हैं। सपोज दैट ये आपके बैंक की टेबल है, जर्नल टेबल। कस्टमर टेबल है बैंक की, जिसमें अकाउंट नंबर है, नेम है, एड्रेस है, बैलेंस है। अकाउंट नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, सेकेंड एंड पर अपने पास में टेबल है लोन का। ठीक है, लोन आईडी या लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, लोन अकाउंट अलग है। ठीक है, अब लोन अकाउंट में किसी यूजर ने 101 यूज अकाउंट नंबर जो है 101 जो अकाउंट है लोन का, उसमें उसने 2 लाख रुपीज का अमाउंट लिया हुआ है, 2 लाख रुपीज का अमाउंट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। पर वो किसने लिया? उसके अकाउंट के थ्रू। अब तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन क्या होगा? अकाउंट नंबर 5 जो था उसने 2 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसका अकाउंट नंबर है 101। तो अब यहाँ पे 5th नंबर पे था मुकुल, जो दिल्ली में रहता है। ओके, देन जिसके अकाउंट में बैलेंस है इतना बैलेंस अभी अकाउंट में रखा हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों टेबल आपस में जुड़ गई। ये जो अकाउंट नंबर है ना, अब कोई यूजर पूछे कि भी आपका ये जो टेबल है ना ये यहां से जुड़ गई, किसी ने पूछा 101 जो लोन अकाउंट है वो किस यूजर का है, तो वो अब उसके कॉरेस्पॉन्डेंस कहां जाओगे? अकाउंट नंबर के पास में, और दूसरी टेबल में अकाउंट नंबर को देखोगे तो क्या होगा? उससे पता चलेगा ये अकाउंट नंबर किसके पास है। तो ये एक प्रोसेस चला। दिस दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप, यानी कि दोनों टेबल जुड़ गई। और जब एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल में क्या बन गई? फॉरेन की। ये यहाँ पे लोन टेबल में अकाउंट नंबर जो है दिस इज कॉल्ड फॉरेन की। ओके, बट पहली टेबल में वो कस्टमर टेबल में वो प्राइमरी की है। तो अब इससे क्या हुआ? जब दोनों टेबल प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट से जुड़ी तो क्या हुआ? इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन बन गई। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। जो डेटाबेस है वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ टेबल, टेबल्स के कलेक्शन को डेटाबेस बोला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी टेबल आपकी बनेगी, बहुत सारी टेबल्स ये आपकी बनती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं? इसे कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए कि भी क्या प्राइमरी की और फॉरेन की, एंड देन बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आई या नहीं डेटाबेस। अब किसी भी डेटाबेस को देखो, ये तो मैं अभी सिर्फ तुम्हारे लिए थ्योरेटिकल प्रोसेस कर रहा हूं। ठीक है, अब यदि अपने को इसी चीज को यदि प्रैक्टिकली प्रोसेस करना, ठीक है,
तो अपने को प्रैक्टिकल प्रोसेस करना है, तो प्रैक्टिकल प्रोसेस को करने के लिए अपने को कोई ना कोई टूल चाहिए। तो उसी टूल में से एक टूल का नाम है, दिस इज कॉल्ड माई सीक्वल। दिस इज बेसिकली द प्रोफेशनल डेटाबेस टूल। ये टूल जो है ये आपके लिए प्रोसेस करता है पूरा का। अब इस टूल की रिक्वायरमेंट है, या ये जो टूल है ये अपने लिए प्रॉपर तरीके से प्रोसेस है। ठीक है, तो माई सिक्वल को लोड करने के लिए अपने को बेसिकली ये ओरेकल कंपनी का टूल है, खैर अब। ठीक है, और बहुत ही पावरफुल टूल है, कमर्शियल एप्लीकेशंस पे काम में लेते हैं। ठीक है, और इस टूल में भी जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे वाली मशीन में लोड है, तो मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं किस किस तरीके से ये प्रोसेस करता है। चलिए, इस स्टार्ट में गए। अच्छा, पूरा का पूरा डेटाबेस टूल जो है वो देखो, माई सीक्वल, देन माई सीक्वल कमांड लाइन, क्लाइंट के नाम से याद है। एंटर पासवर्ड, किसका पासवर्ड पूछ रहे हैं? रूट का पासवर्ड, तो रूट का पासवर्ड में रूट ही रखता हूं। चलिए, अब ये प्रॉम्प्ट साइन आ गया आपके पास। ठीक है, अब इस प्रॉम्प्ट साइन पे शो डेटाबेसेस एवरी कमांड will end from semicolon. Okay, show databases, this is our first command. तो उसने क्या किया? It will show the list of database. Now अब databases को एक्सेस करना है। Now we use the use command. We use the use command. Flipkart, which kind of database you will access? This is Flipkart. यूज फ्लिपकार्ट डेटाबेस का नाम लिखा। देन उसमें आपके पास में टेबल्स होती है। डेटाबेस में क्या होती है? टेबल्स। थर्ड कमांड है शो टेबल्स। टेबल्स पे पता चलिए आपके पास में 3 टेबल्स आर हियर, कस्टमर, सेकंड वन इज ईएमपी, एंड थर्ड वन इज न्यू टैब। 3 टेबल्स है यहां पर। एंड देन अब आपको उन टेबल्स के रिकॉर्ड को एक्सेस करना है। तो रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए भी अपने पास में क्या है? कमांड्स है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। जैसे ही एक्सेस किया तो उसने आपको ये डेटा दिखा दिया। कह रहा है कि भाई अभी इसमें एक ही रिकॉर्ड है, जो आईडी है वो यहाँ प्राइमरी की है, और एट्रीब्यूट्स क्या है? नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल। ओके, देन स्कीमा टेस्ट करना चाहते हो, DESC, डिस्क्राइब कस्टमर। डिस्क्राइब कस्टमर, तो कौन कौन से कस्टमर्स हो गए? ये अपने पास में कस्टमर टेबल के एट्रीब्यूट्स, देन उनकी डेटा टाइप, देन उनकी साइज, और यदि ऑटो इंक्रीमेंट या कोई भी इंटीग्रेटिंग कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं तो वो यहाँ मेंशन कर देता है। ठीक है, तो अब माई सिक्वल जब काम में लोगे तो अपने पास में डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपने पास में क्या चीज रहेगी? ये अपने पास में क्वेरीज रहती, इन्हें क्वेरीज बोलते हैं। अब क्वेरीज को लिखने का तरीका फिक्स है। ठीक है, अब क्वेरीज किस किस तरीके से होती है यदि मैं आपसे कहूं, यदि अपने क्वेरीज की बात करें तो क्वेरीज यहां पर आपके पास में सिक्वल का मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर
क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यानी कि यहाँ पे सब कुछ पहले से प्री डिफाइन है, आपको तो उनमें डेटा पुट करोगे तब वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब इसी के लिए क्वेरीज के कुछ टाइप्स डिजाइन किए गए, बनाए गए। फर्स्ट वन है DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, सेकंड है DML, थर्ड है DCL, फोर्थ है TCL। अब ये बहुत तरीके के, परंतु अपने काम के तो फिलहाल तो ये दो ही हैं। अब इन दोनों ही पॉइंट्स में क्या है कि भी DML का मीनिंग है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, डेटा डेफिनेशन। इट मीन्स आप यहां पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस का नाम बदल सकते हो, टेबल का नाम, फील्ड्स की साइजिंग को बदल सकते हो, ऑल्टर कमांड। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, बट टेबल तो एक बार बनेगी, फिर तो कोई अपडेशन, कोई सॉफ्टवेयर में चेंज करो या किसी नए एट्रीब्यूट को लोगे तब उस टेबल के स्कीमा में थोड़ा बहुत चेंज हो तो हो। ठीक है, अदरवाइज तो ये तो आपको पहली बारी में पूरी सोच समझ करके ही नंबर्स ऑफ फील्ड्स बनते हैं, तो वो यहां डिजाइन कर सकते। ठीक है, तो अपने पास में क्या हुआ, DDL, डेटा डेफिनेशन। तो क्रिएट का कमांड यहां आता है, कौन सा, क्रिएट। ओके, क्रिएट में भी क्या चीज है, डेटाबेस और टेबल। फिर सेकंड आता है ऑल्टर। ऑल्टर में तीन तीन चीजें होती है, किसी स्कीमा के में कोई नया फील्ड डालना हो, या उसे हटाना हो, या उसका में कोई चेंज करना हो, मॉडिफाई, और या उसका नाम बदलना हो। ठीक है, फिर एक कमांड होती है यहाँ पे, एक और पार्ट है ड्रॉप, टेबल को या फिर डेटाबेस को ड्रॉप करना। ड्रॉप का मीनिंग है डेटा के साथ साथ स्कीमा भी चला जाएगा। ठीक है, सेकेंड एंड पर DML होता है जो सिर्फ और सिर्फ टप्पल पे लगेगा। देखो अपर वाला जो है ना पोर्शन, DDL, ये स्कीमा पे लग रहा है, या तो नया स्कीमा बना रहे हो या स्कीमा में चेंज कर, पर रिकॉर्ड तो अभी गया ही नहीं। रिकॉर्ड का काम है, यानी डेटा पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है रिकॉर्ड्स पे। दिस इज कॉल्ड DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा को मैनिपुलेट करने का काम कौन करेगा, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट, ये क्वेरीज अपने पास में रहती है। ठीक है, तो अपने पास में क्या हुआ, ये पोर्शन अपने पास में रहा है। ठीक है, तो अपने लिए मेनली ये दोनों ही पोर्शन वो काम किए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में एक एक सेशन अपने ऐसा भी रखेंगे जिसमें इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को मैं बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि क्या इंस्टॉलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से है। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, सेकंड थिंग, अपने पास में इसी के साथ साथ एक और चीज कि भाई ये तो हो गया आप इंडिविजुअली प्रोसेस करते हैं। तो अभी अपनों ने कुछ कमांड्स लगाई, किस पे, डेटाबेस पे या माई सीक्वल में। पहली कमांड क्या थी,
शो डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस। फिर क्या था, यूज डेटाबेस, उस डेटाबेस का नाम जो आप यूज में लेना चाहते हैं, यूज एबीसी। ओके। तीसरी कमांड थी शो टेबल्स। अभी स्कीमा से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसे अपने फर्दर नेक्स्ट सेशन में रखेंगे। देन और उसके बाद में आपकी सेलेक्ट की क्वेरी लगाए। सेलेक्ट की क्वेरी क्या चीज लेकर के आ रही, रिकॉर्ड फैच करके लाए कि भी डेटाबेस में क्या रिकॉर्ड्स रखेंगे। देखिए ये सेलेक्ट क्वेरी, एक ही रिकॉर्ड रखा है, ठीक है। तो ये अपने पास में पोर्शन रहा। तो आज के लिए अपने बेसिकली सेशन को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट सेशन में इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक लेते हैं। थैंक यू। सर इसमें नीचे भी एक टेबल आएगी, जैसे कोई वगैरह, तो उसमें